प्रणाम फूफा जी। प्रणाम बिट्टू। हमने वो एक्सेल शीट में लिख ली है वो 3 कंपनी का एंटरप्राइज वैल्यू। वो एक तो ब्रिटानिया चुनी रखी थी, दूसरी बैंक में चुनी एचडीएफसी, और वो जमीन जायदाद में हमने चुनी वो ओबोराय वो रियल्टी। फूफा जी, आखिरी बार हमने डिसाइड किया था ना कि बस एंटरप्राइज वैल्यू से ही हम स्टॉक डिसाइड नहीं कर सकते, और भी कई चीजों को देखना होता है। इन्हीं कई चीजों में से आज हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे, ईपीएस और पीई रेशियो। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग्स पर शेयर। इसे मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। तो ईपीएस को समझते हैं ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के एग्जांपल से। ईपीएस के लिए हमें चाहिए नेट प्रॉफिट इस कंपनी का। तो हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमें इस कंपनी का नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर हम इस नेट प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स से जो इस कंपनी के पास है, तो हमें मिल जाएगा ईपीएस, जो कि है अर्निंग्स पर शेयर। तो ईपीएस से पता चल रहा है आपको कि हर शेयर पे ये कंपनी कितना मुनाफा करती है। ईपीएस का यूज होता है पीई के कैलकुलेशन में। पीई रेशियो मतलब प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। और ये ध्यान में देने वाली बात है कि यहाँ अर्निंग्स पर शेयर है। बेसिकली पीई से हमें यह पता चल रहा है कि आप उस कंपनी की कमाई का कितना गुना पैसा दे रहे हो उस कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए। अरे हम 50 गुना पैसा काहे दे भाई? इसके दो मेन रीजंस है। पहला, ईपीएस ग्रोथ। मान लीजिए आपने किसी कंपनी का शेयर लिया है जिसका ईपीएस है 50। अब आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि फ्यूचर में उस कंपनी की अर्निंग्स कंसिस्टेंटली बढ़ती रहेगी, तो आपकी हर शेयर पे जो कमाई है वो भी कंसिस्टेंटली बढ़ती रहेगी। तो इसलिए लोग आज 20 गुना या 30 गुना पैसे में भी उस कंपनी का शेयर को ले लेते हैं, क्योंकि उनका ये एक्सपेक्टेशन रहता है कि कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी फ्यूचर में। दूसरा रीजन है वन टाइम परचेज का। आप उस कंपनी को खरीदने के लिए तो बस एक ही बार पैसे दे रहे हो, और उसके बाद वो कंपनी आपको कंसिस्टेंटली पैसे कमा के देते जा रही है। तो अगर इस दो रीजंस को कंबाइन कर दिया जाए तो आप समझ सकते हो कि क्यों आप 20 या 30 गुना पैसा देने में भी लॉस में नहीं रहोगे। ये तो बहुत आसान है भाई, हम ऐसे ही शेयर मार्केट को हवा समझते थे। अरे फूफा जी, अरे क्या अरे अरे लगा रखा है भाई बिट्टू, हम तुम्हें समझाते हैं, हम बैंकर आदमी है भाई। हाँ तो भाई बिट्टू महाराज, तो पी तुम्हारे हिसाब से होता है शेयर प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर, ठीक। अब हमारे फेवर में बढ़िया बात क्या होगी कि शेयर प्राइस सस्ते से सस्ता हो और अर्निंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक। तो इसके हिसाब से मतलब ये हुआ कि न्यूमरेटर कम से कम और डिनोमिनेटर ज़्यादा से ज़्यादा। तो सिंपल गणित के हिसाब से जितना कम पीई रेशो उतना हमारे लिए बढ़िया। सही कह रहे हैं नहीं? आपकी बात बिल्कुल सही है फूफा जी, मगर कुछ सेक्टर्स में पी रेशियो देखने से आपको बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। कहा है भाई, अभी तो तुमको समझाएं। मान लीजिए फूफा जी, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसके पास 3 बड़े प्रोजेक्ट्स है। उसमें से एक प्रोजेक्ट तो इस साल खत्म होना है, लेकिन बाकी 2 प्रोजेक्ट्स 5 साल बाद खत्म होने हैं। तो इस बड़े प्रोजेक्ट से जो पैसा आएगा उसके कारण इस साल की अर्निंग्स उस कंपनी की काफ़ी ज़्यादा दिखेगी। इसके कारण ईपीएस ज़्यादा दिखेगा, जिसके कारण हमारा पीई रेशियो काफ़ी कम दिखेगा। तो अगर आप बस पीई यूज़ करके उस कंपनी को वैल्यू करते हैं तो आपको ये कंपनी बहुत ही सस्ती लगेगी, लेकिन अगले 3-4 साल तक तो उसके कोई बड़े प्रोजेक्ट्स ख़त्म नहीं होने वाले हैं। तो इसके कारण उसकी अर्निंग्स कंसिस्टेंटली आपको डिक्रीज होती दिखेगी। तो इसलिए अगर आप बस पीई को यूज़ करके एक साइक्लिकल कंपनी को वैल्यू करते हैं जो आज तो एक बार बहुत अच्छे पैसे कमा ली, लेकिन अगला जो उसका पेमेंट आने वाला है वो काफ़ी टाइम बाद आने वाला है, तो इन सारी कंपनीज में आप पी रेशियो को यूज़ करके उस कंपनी को वैल्यू नहीं कर सकते हैं। बात तो तुम्हारी सही है बिट्टू, मतलब जो कंपनी सिक्लिकल ऑर्डर में पैसा कमाती है उन पे पीई नहीं काम करेगा। ठीक, बढ़िया बताए हो। बिल्कुल सही बात है फूफा जी। आज तो बहुत ही बढ़िया डिस्कशन किया है हमने। कल हम और भी रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे। अभी मुझे थोड़ा सा काम है तो मैं चलता हूँ। प्रणाम फूफा जी।